व्यापार को सुगम बनाने के लिए किनके मध्य, जो सदस्य देश है उनके मध्य व्यापार को सुगम बनाने के लिए नियम बनाता है। तो डब्ल्यूटीओ क्या करता है पूछा जाए तो वैश्विक व्यापार के लिए नियम बनाता है। ठीक है, नियम क्यों बनाना पड़ता है? ताकि कोई भी देश दूसरे देश के साथ भेदभाव ना कर सके। जैसे कि मान के चलो कि मैंने बताया था कि कई बार देश एक दूसरे देश के जो वस्तु होता है उस पर टैरिफ लगाते हैं। टैरिफ का मतलब होता है एक्स्ट्रा टैक्स। जैसे कि अभी ट्रम्प कंटिन्यू इंडिया को धमकी देते रहता है ना कि हम आपके वस्तुओं पे टैरिफ लगाएंगे और टैरिफ को बढ़ा करके 50% कर देंगे। इसका मतलब क्या होता है? भारतीय वस्तु जब बिकने के लिए जाएगा अमेरिका तो अमेरिका उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगा। उस एक्स्ट्रा टैक्स को क्या बोलते हैं? टैरिफ बोलते हैं। ठीक है, अब मान के चलो कि भारत में कोई वस्तु का प्राइस है 10 रुपए और इसमें 50% इम्पोज कर दिया जाए टैरिफ, तो इसका प्राइस बढ़ कर ये कितना हो जाएगा? 15 रुपए हो जाएगा ना। तो भारतीय वस्तु ज्यादा बिकेंगे कि कम? कम बिकेगा। तो टैरिफ से नुकसान किसको हो रहा है? जो निर्यात करता है उसको। लेकिन जो आयात करता है उस देश के उद्योगों को क्या मिल जाता है? संरक्षण। जैसे कि अमेरिका के जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, उनके प्रोडक्ट ज्यादा बिकने लगेंगे। भारतीय वस्तु महंगे होंगे तो उन लोग किसको परचेस करेंगे? अमेरिकन प्रोडक्ट को, है ना। तो टैरिफ इसलिए लगाया जाता है ताकि घरेलू उद्योगों को संरक्षण दिया जा सके बाहरी वस्तु से। जैसे चाइना से कोई वस्तु आ रहा है, चाइना का वस्तु बहुत सस्ता होता है, इंडिया क्या करता है? उसमें टैरिफ लगा देता है। उससे क्या होता है कि जो वस्तु होता है वो महंगा हो जाता है। तो भारत में जब बिकने के लिए आएगा तो महंगा बिकेगा तो कोई व्यक्ति उसको लेगा क्या? नहीं लेगा। तो भारत के ही प्रोडक्ट फिर बिकना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर टैरिफ मनमानी अगर लगाने लगे तो फिर व्यापार स्मूथली होगा क्या? नहीं होगा। आप टैरिफ लगाओगे, मैं भी टैरिफ लगा दूंगा, कोई और लगाएगा तो मैं भी लगाऊंगा, तो फिर वैसे में फिर वैश्विक व्यापार क्या होगा? बाधा होगा, है ना। आपस में व्यापार करने में दिक्कतें होंगी। तो डब्ल्यूटीओ क्या करता है? टैरिफ और नॉन टैरिफ को समाप्त करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है, और इसके लिए नियम बनाता है। डब्ल्यूटीओ बोलता है कि आप लोग टैरिफ को कम लगा करके रखिए। नॉन टैरिफ में क्या आ जाता है? वस्तुओं के कोटा, परमिट, लाइसेंस, ये सब नॉन टैरिफ का पार्ट है, गैर टैरिफ। गैर टैरिफ का मतलब क्या हो गया? जैसे कि मान के चलो कि अमेरिका से कोई वस्तु मंगाना है तो उसके लिए इंडिया ने कह दिया कि आप, आपके पास इतना कोटा है। इतना कोटा है का मतलब क्या हो गया? आप कोई भी वस्तु को 100 से ज्यादा के क्वांटिटी में नहीं मंगा सकते। एक कोटा निर्धारित कर दिया गया। ठीक है, जैसे कोई सा भी वस्तु अमेरिका से मंगाना है उस पर एक क्या हो जाएगा? कोटा निश्चित कर दिया गया। जैसे बोल दिया गया कि 100 केजी से ज्यादा आप सोना नहीं मंगा सकते, या 100 केजी से ज्यादा आप कोई भी अनाज नहीं मंगा सकते, ऐसा एक कोटा डिसाइड कर दिया जाता है। या बोल दिया जाता है कि आपको अमेरिका से कोई भी वस्तु मंगाना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत है या परमिट लेने की जरूरत है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? गैर टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है एक्स्ट्रा टैक्स। क्या होता है? एक्स्ट्रा टैक्स। और गैर टैरिफ का मतलब होता है कोटा, लाइसेंस, परमिट, इन सब के माध्यम से आयात को क्या करना? सीमित करना, वो गैर टैरिफ हो जाएगा। तो डब्ल्यूटीओ इन सब बाधाओं को समाप्त करने के लिए काम करता है, एक नियम बनाता है जिससे वैश्विक व्यापार स्मूथली होने लगता है। समझ में आ गया? तो वैश्विक व्यापार के लिए नियम कौन बनाता है पूछा जाए तो डब्ल्यूटीओ। अब देखो जब डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुआ, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुआ था? हाँ, 1 जनवरी 1995। कौन सा संधि, कौन सा समझौता के तहत हुआ था? मैक्स, मराकेश समझौता। कौन सा समझौता? मराकेश। मराकेश कहाँ है? मोरक्को का एक जगह है मराकेश। मराकेश समझौता के आधार पर डब्ल्यूटीओ बनाया गया था। और किसको नाम चेंज करके?
गेट का नाम चेंज करके बनाया गया क्या? WTO। तो मराकेश समझौता से ही WTO बनाया गया और गेट का ये नाम परिवर्तन किया गया, ठीक है। तो मराकेश समझौता के अनुसार क्या हुआ था पूछा जाए तो गेट का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? WTO, ठीक है। कौन से राउंड में? उरुग्वे राउंड। उरुग्वे दौर की वार्ता में ही आपके WTO का स्थापना हुआ। और किस समझौता से पूछा जाए तो मराकेश समझौता। कौन सा दौर पूछा जाए तो उरुग्वे राउंड। जैसे गेट का स्थापना हुआ था 1947 में, कब हुआ था? और 1948 से काम करना शुरू किया। इसके बाद 7 दौर के वार्ता हुआ, 7 दौर के, ठीक है। तो जो 7वें दौर के वार्ता था उसी को ही हम क्या बोलते हैं? उरुग्वे राउंड या उरुग्वे दौर। और इसी दौर में एक समझौता हुआ जिसको हम बोलते हैं मराकेश समझौता, जिसमें गेट का नाम परिवर्तित कर दिया, क्या कर दिया गया? WTO, ठीक है। अब WTO के दो महत्वपूर्ण इनिशिएटिव हम लोग पढ़े हैं। एक पहला है एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट और एक होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन, MFN। कौन सा? मोस्ट फेवर्ड नेशन, MFN। हाँ, मोस्ट फेवरेट या फेवर्ड, मोस्ट फेवर्ड नेशन है ना, ठीक है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, पसंदीदा राष्ट्र, इसका मतलब क्या होता है? MFN का मतलब क्या होता है? देखो, हाँ ठीक है। MFN का मतलब होता है, जैसे कि देखो इसके नाम के विपरीत है ना इसका कार्य। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब क्या समझ में आ रहा है? कि किसी देश अपने मित्र देश को स्पेशल ट्रीट करेगा, लेकिन यहाँ पे स्पेशल ट्रीट नहीं किया जाता। अलग से प्रावधान किसी देश के लिए नहीं होता है, ठीक है। विश्व व्यापार कहता है यदि आप किसी देश को कुछ भी छूट दे रहे हैं, वो ऑटोमेटिक अन्य देशों को भी मिल जाएगा। किसी एक देश को आप छूट नहीं दे सकते एक्स्ट्रा। जैसे कि इंडिया चाहेगा तो अमेरिका को बोलेगा कि अमेरिका के लिए अलग से प्रावधान करना चाहेगा तो हो पाएगा क्या? नहीं। वो ऑटोमेटिक अन्य देशों को भी क्या मिल जाएगा? उसका फायदा मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलो कि हम कहीं से कुछ भी इंपोर्ट करते हैं और उसमें इंपोर्ट टैक्स हमने घटा करके 10% कर दिया। पहले 50% लगता था, अब इंपोर्ट टैक्स कितना घटा करके कर दिए? 10%। तो ऑटोमेटिक उस वस्तु को हम जहां से भी मंगाएंगे उनका भी टैरिफ क्या हो जाएगा? घट करके 10% हो जाएगा। तो मोस्ट फेवर नेशन का मतलब होता है किसी देश को दिए जाने वाले छूट स्वाभाविक से या आमतौर पर या ऑटोमेटिक अन्य देशों को भी वो छूट प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन। एक होता है एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट। देखो, कई बार क्या होता है कि एग्रीकल्चर में जैसे कि सब्सिडी दिया जाता है, उत्पादन में सब्सिडी, है ना। अगर मान के चलो कि किसी क्षेत्र को सब्सिडी मिल रहा है, मतलब सरकार उसको क्या दे रहा है? फंडिंग कर रहा है, पैसा दे रहा है। तो मेरे को ये बताओ, बड़े जो विकसित देश हैं वो ज्यादा सब्सिडी दे सकते हैं कि विकासशील और अल्प विकसित देश? जिसके पास ज्यादा पैसा वही ज्यादा सब्सिडी देगा। अगर मान के चलो सब्सिडी अनलिमिटेड अगर दिया जाने लगे तो उनके जो वस्तु हैं वो दाम कम हो जाएगा, उत्पादन लागत क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे अमेरिका है, अमेरिका अपने यहाँ के कृषक को जितना ज्यादा सब्सिडी देगा, इंडिया दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। तो अमेरिका यदि कृषि क्षेत्र में सब्सिडी बहुत ज्यादा देने लगे तो उससे कृषि उत्पाद क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिकेगा किसका? अमेरिकन कृषि प्रोडक्ट। लेकिन भारत और भारत जैसे विकासशील देश बहुत ज्यादा कृषि सब्सिडी नहीं दे सकते, तो उनके उत्पाद क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा, तो बिकेगा कम। तो व्यापार में बाधा उत्पन्न होगा कि नहीं? होगा। तो WTO ने क्या किया? एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट के तहत अलग अलग सब्सिडी बॉक्स बनाए। इसको हम बोलते हैं WTO का सब्सिडी बॉक्स। क्या बोलते हैं? सब्सिडी बॉक्स।
किस पे कितना सब्सिडी दिया जा सकता है डब्ल्यूटीओ ने पहले बता दिया। जैसे कि सबसे पहला है ग्रीन बॉक्स। कौन सा बॉक्स? ग्रीन बॉक्स। डब्ल्यूटीओ ने कहा कि ग्रीन बॉक्स में जो शामिल है उसमें कोई भी देश अनलिमिटेड सब्सिडी दे सकते हैं। तो ग्रीन बॉक्स में क्या शामिल है? तो ग्रीन बॉक्स में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, आरएनडी है, आरएनडी में जितना ज्यादा सब्सिडी देना है दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी देश आरएनडी में मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जितना सब्सिडी देना चाहते हैं दे सकते हैं। किससे संबंधित? कृषि से संबंधित। तो ग्रीन बॉक्स से क्या है पूछा जाए तो इसमें सब्सिडी में कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई केप नहीं है। मतलब कि ग्रीन बॉक्स में जो रखा गया है उसमें कोई भी देश सब्सिडी अनलिमिटेड दे सकते हैं। तो ग्रीन बॉक्स में क्या आता है पूछा जाए तो आरएनडी। वैसे एक बॉक्स से बनाया गया अंबर बॉक्स। कौन सा बॉक्स? एम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स के अंतर्गत क्या आता है तो कृषि इनपुट को रखा गया है। किसको रखा गया है? कृषि इनपुट सब्सिडी। कौन सा सब्सिडी? कृषि इनपुट सब्सिडी। ठीक है, कृषि इनपुट का मतलब क्या होता है? कृषि में इनपुट के रूप में उपयोग होता है सिंचाई, उर्वरक, खाद्य, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, और बीज। ये सब कृषि के लिए क्या माना जाता है? इनपुट। इसके अलावा एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उत्पादन के बाद मूल्य दिया जाता है ना। तो एमएसपी अगर हम बढ़ाएंगे तो कृषि उत्पादन प्रभावित होगा कि नहीं? मान के चलो कि आज धान के लिए आपको कितना मिल रहा है? 3100 रुपए। लेकिन इतना एमएसपी है क्या? नहीं। एमएसपी है 2300, कितना है? 2369। कितना कितना बढ़ा है? चलो 2400 मान के चलो। अगर मैं एमएसपी को बढ़ा करके 5000 कर दूं तो लोग ज्यादा धान उगाएंगे कि कम है? और मैं इसको अगर 1200 कर दूं तो कम उगाएंगे ज्यादा? कम उगाएंगे। इसके बजाय मैं बोल दूं कि दाल में सब्सिडी सबसे ज्यादा है, दाल को प्रति क्विंटल 20,000 के भाव से खरीदा जाएगा। कितने के भाव से? 20,000 क्विंटल के भाव से। मतलब 200 रुपया केजी हो गया। तो सब कल से क्या शुरू करेंगे? दाल उगाना शुरू कर देंगे। तो एमएसपी गवर्नमेंट के द्वारा एक टूल के रूप में उपयोग किया जाता है जिससे वो कृषि के उत्पादन को क्या करता है? निर्धारित करता है। समझ में आ गया? एमएसपी बढ़ा करके अगर किसी भी चीज का एमएसपी बढ़ाया जा रहा है इसका मतलब क्या है? सरकार चाहती है कि किसान उसको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करे। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत क्या है एमएसपी में? एमएसपी सरकार डिक्लेयर तो करती है लेकिन उसकी खरीदी सरकार नहीं कर पाती, है ना। जैसे कि देखा जाए छत्तीसगढ़ में पीडीएस सिस्टम सही है, हरियाणा पंजाब में पीडीएस सिस्टम अच्छा है। तो यहाँ पे किसान अपना फसल को एमएसपी में बेच पाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इसलिए बेच पाते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो खाद्यान्न है या कृषि है एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। ठीक है, कोई भी अब सरकार आएगा तो उसको चाह के अभी कम नहीं कर सकता, खरीदना बंद नहीं कर सकता। जिस दिन ऐसा बंद होगा तो फिर तुरंत ही उनका सरकार ही क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो देखा जाए तो पूरे देश में मात्र 6% किसान है जो अपना अनाज एमएसपी पे बेच पाते हैं। बाकी 94% किसान अपना अनाज एमएसपी पे नहीं बेच पाते। यूपी बिहार में जाओगे तो वहां पे धान का मूल्य मुश्किल से 1200, 1300, 1400, और एमएसपी कितना है? 2400 के आसपास। तो एमएसपी से कम, एमएसपी का मतलब क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब किसान का अनाज इससे कम मूल्य में बाजार में नहीं बिकेगा। इसीलिए जब आंदोलन होता है तो किसान क्या बोलते हैं कि एमएसपी को लीगल किया जाए।
क्या किया जाए? लीगल, कानूनी दर्जा दिया जाए, ताकि अगर कोई भी अनाज इससे कम प्राइस पे कहीं पे बिक रहा है तो उससे कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। ठीक है, तो सरकार क्या बोलती है कि इसको लीगल या कानूनी दर्जा नहीं दिया जा सकता। तो एमएसपी को अभी कानूनी राइट प्राप्त है क्या? नहीं। कानूनी दर्जा अगर मिल जाएगा तो उसी दिन क्या होगा, किसानों का अनाज एमएसपी पे बिकना चालू हो जाएगा। समझ में आ गया? तो हमारे यहाँ सरकार एमएसपी रिलीज तो करती है, लेकिन वो अनाज को खरीदने में सक्षम नहीं है। इसीलिए एमएसपी में ज्यादातर जो पीडीएस सिस्टम है ना, जैसे कि हमारे यहाँ जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं, पीडीएस बोलते हैं, मंडी है, वहां पे खरीदी ज्यादा किसका होता है? धान का ही। गेहूं को बेचते हैं क्या लोग? हाँ, नहीं बेच पाते हैं, गेहूं को बाहर बेचना पड़ता है। तो धान और गेहूं है जिसका खरीदी कर पाते हैं, बाकी क्योंकि एमएसपी देखा जाए तो कितने फसल के लिए दिया जाता है? 23 फसल के लिए दिया जाता है। कितने फसल के लिए दिया जाता है? 23। समझ में आ गया? और सरकार के ऊपर है, लेकिन सरकार जानबूझ के ऐसे करेगा क्या? देश में अभी भी 50% लोग किस पर डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर में। अरे वही आता है, 40%, 45%, 50%। ठीक है। ठीक है, जब मोटा मोटी बात करते हो तो ऐसी बात किया जाता है, 50%। इसका मतलब है कि हमारा जो देश के अधिकांश लोग कहाँ लगे हुए हैं? कृषि क्षेत्र। लेकिन जीडीपी में योगदान कितना है इसका? 18 से 20%। ठीक है, तुम लोग अच्छा से पढ़ के रखो, क्योंकि इस बार क्वेश्चन मैं बहुत डिफिकल्ट बनवा रहा हूँ। ठीक है, तो तुम लोग अच्छा से पढ़ाई कर ले रहो, ये मत सोचना कि खाली कॉपी में जो लिखवाया है वही आएगा। घुमा फिरा के आंसर कहीं से भी आएगा, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखो तुम लोग का मन को मैं बढ़ा के यहाँ नहीं रख सकता, क्योंकि एग्जाम हॉल में अलग परिस्थिति रहता है, तो आपको पहले से फेस करना पड़ेगा एक्चुअल एग्जाम में क्या आएगा उसको, क्योंकि मेरे को भी पता नहीं है कि एग्जाम में क्या क्या आएगा। वैसा रहता तो मैं 100 क्वेश्चन लिखवाता हर सब्जेक्ट का, बोलता कि इस बार 5 क्वेश्चन पूछेगा, अगली बार 5 क्वेश्चन पूछेगा। तो पढ़ाई को तुम लोग लिमिटेड मत करना, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो बेसिक है, जो बेस बना है, उसको बेस बना करके बढ़िया से सिनॉप्सिस बना करके उतनों के कंठस्थ करो, और उसके अलावा अन्य चीजों को आप पढ़ते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, जहां का है वहां का। अभी केवल वही काम करो। समझ में आ गया? पीएससी में यदि पहली बार में ही आगे क्रैक कर दिए तो तुम्हारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, आगे और भी बहुत चीज़ है फाइट करने के लिए। समझ में आ गया? और पीएससी निकालना सबसे आसान है, बस सिस्टमेटिक तरीके से चलो, जो पीछे हो गया है उसको रिवीजन करते रहो। इस सैटरडे में आप लोग का होगा ये वाला, नेक्स्ट सैटरडे में हम लोग ले लेंगे पॉलिटी का। ठीक है, फिर एप बन जाएगा 8-10 दिन में, तो वहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं बोल दिया हूँ, वहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा ऐप में ही। ठीक है, तो 8-10 दिन के बाद मेरे पास आ जाएगा ऐप, तो उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके पास कुछ होना चाहिए। ठीक है, जिससे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। तो देखो, डब्ल्यू जो सब्सिडी बॉक्स है, सब्सिडी बॉक्स के तहत वो क्या करता है, लिमिटेशन तय करना चाहती है, ताकि किसी भी देश को अनावश्यक रूप से फायदा ना हो। जैसे कि अमेरिका ज्यादा सब्सिडी देगा तो उसके उत्पाद ज्यादा बिकेंगे, इसीलिए अंबर बॉक्स के अंतर्गत लिमिटेशन लगा दिया गया है कि आप कृषि से संबंधित इनपुट सब्सिडी और एमएसपी में लिमिटेड सब्सिडी दे सकते हो। जैसे कि यदि आप डेवलपिंग कंट्री हैं, कौन सा कंट्री है? डेवलपिंग, विकासशील, विकासशील देश हैं, तो आप अपने कुल कृषि उत्पाद का 10% सब्सिडी दे सकते हैं। कितना? 10%। और यदि डेवलप्ड कंट्री है तो आप इनपुट सब्सिडी दे सकते हैं 5%। तो एम्बर बॉक्स के अंतर्गत लिमिटेशन लगा दिया गया है 5% और 10% का। 5% किसके लिए है? तो विकसित देश के लिए। हमारा जीडीपी 4 ट्रिलियन का है, कितने का है? 4 ट्रिलियन का।
और अमेरिकन जीडीपी है 30 ट्रिलियन का। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे तो 4 ट्रिलियन खाली एग्रीकल्चर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान होगा। हमारे यहाँ 4 ट्रिलियन प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है क्या? नहीं। इसका 18% या 20% निकालेंगे तो 1 ट्रिलियन से भी नीचे आ जाएगा, है ना? तो 1 ट्रिलियन का 10% कितना होगा? 10 बिलियन के आसपास। और इसका 5% कितना हो जाएगा? 20 बिलियन के आसपास। तो इसका 5% भी हमारे 10% से ज्यादा है कि नहीं? है। समझ में आ गया? इसीलिए विकसित देशों के लिए कितना रखा गया है? 5%, और विकासशील देशों के लिए 10%। तो एम्बर बॉक्स के अंतर्गत इनपुट सब्सिडी विकासशील देश दे सकते हैं कितना? कुल कृषि उत्पाद का 10%, और डेवलप्ड कंट्री दे सकते हैं कितना? 5%। ठीक है, विकसित देश। तो ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ऐसी एक और बॉक्स है जिसको हम बोलते हैं ग्रीन बॉक्स हो गया, एम्बर बॉक्स हो गया, और एक है ब्लू बॉक्स। देखो, ब्लू बॉक्स के अंतर्गत लिमिटेशन तो नहीं है, लेकिन कोटा निर्धारित कर दिया जाता है कि कितना उत्पादन आप करेंगे। तो यहाँ पे लिमिटेशन है। क्या है? लिमिटेशन है, सीमाएं लगा दी गई है, कैप लगा दिया गया है कि कितना सब्सिडी दे सकते हैं। यहाँ पे लिमिटेशन यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोटा निर्धारित कर दिया गया है कि कितने क्वांटिटी में आप उत्पादन करेंगे। बस इतना ही अंतर है। ठीक है। और ग्रीन बॉक्स क्या है? बिना लिमिटेशन के अनलिमिटेड आप यहाँ पे क्या दे सकते हो? सब्सिडी दे सकते हो। तो ग्रीन बॉक्स में क्या है पूछा जाए तो? R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास। और एक होता है डेवलपमेंट बॉक्स। कौन सा बॉक्स? डेवलपमेंट बॉक्स। डेवलपमेंट बॉक्स का मतलब होता है कि कोई भी देश अपने ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए जो भी सब्सिडी देना चाहता है वो दे सकता है। सब्सिडी देने के लिए छूट दे दिया गया है। तो डेवलपमेंट बॉक्स का उद्देश्य क्या है पूछा जाए तो? कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में विकास। ठीक है। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए कोई भी देश जो भी करना चाहता है, सब्सिडी देना चाहता है सब्सिडी दे, काम करना चाहता है काम करें, ये डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। समझ में आ गया? तो ये 4 बॉक्स के बारे में रखना है। एम्बर बॉक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन बॉक्स का मतलब क्या होता है इसको पूछेगा, ब्लू बॉक्स का मतलब क्या होता है इसको पूछेगा। कई बार आपको मैच द फॉलोइंग करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है। देखो, जब भी आप कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ो, उसमें क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखना है इसको देख लो। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि अभी हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, ये तीनों पढ़ लिए। अब आपको कुछ भी यहां से पढ़ना है तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहले एक क्या है, पहला पॉइंट क्या होगा? ये क्या है, या इसके स्थापना के उद्देश्य क्या है? ठीक है, स्थापना या कार्य या उद्देश्य क्या है, इनके द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण पहल क्या है, किए गए महत्वपूर्ण पहल। ठीक है, वर्तमान चुनौतियां, और इनका इंपॉर्टेंस या महत्व क्या है। ठीक है,
तो कोई भी चीज आप टॉपिक कवर कर रहे हो तो सबसे पहले देखो वो क्या है, उसकी स्थापना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें बातें कब हुआ, मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो बेसिक बातों को आप स्थापना में रख लो, जो भी उससे संबंधित बेसिक पॉइंट है। हेड क्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, उसके हेड को क्या बोलते हैं, अभी वर्तमान में उसका हेड कौन है। दूसरा पॉइंट बनाओ कार्य और उद्देश्य, उस संस्था का कार्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके द्वारा किए गए कौन कौन से महत्वपूर्ण मतलब कि पहल है। जैसे कि डब्ल्यूटीओ द्वारा किए गए पहल क्या क्या हो गया, एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट और मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये उसके द्वारा किए गए क्या महत्वपूर्ण पहल है। वर्तमान में चुनौती क्या है, तो डब्ल्यूटीओ के समक्ष चुनौती क्या है। जैसे कि डब्ल्यूटीओ जिस उद्देश्य से बनाया गया था उसका मेन पर्पस क्या था, कि वैश्विक स्तर पे व्यापार को सुगम बनाना, जो पहले संरक्षणवादी नीति बनाते थे उसको समाप्त करना। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज फिर से वही दौर लौट रहा है, हर एक देश दूसरे देश के साथ क्या कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है, ट्रेड वार कर रहा है, संरक्षणवादी नीति अपना रहे हैं। तो आज डब्ल्यूटीओ के समक्ष सबसे बड़ा चुनौती क्या है, डब्ल्यूटीओ के समक्ष चुनौती, आज इसके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती देखा जाए तो संरक्षणवादी नीति है, संरक्षणवादी नीति। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, संरक्षणवादी नीति, प्रोटेक्शन। जैसे कि भारत आत्मनिर्भर अभियान चला रहा है, क्या चला रहा है, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है, कि भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना चाहता है, क्या होना चाहता है, आत्मनिर्भर। जैसे कि रक्षा के क्षेत्र में, आज रक्षा से संबंधित प्रोडक्ट भारत अन्य देशों से परचेस करता है, खरीदता है, चाहे रसिया से हो चाहे अमेरिका से हो, है ना, चाहे फ्रांस से है। जैसे यूएसए से चिनूक हेलीकॉप्टर लाता है, रसिया से ब्रह्मोस साथ में मिलकर तैयार कर रहे हैं, S-400 डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। वैसे ही अगर फ्रांस से देखा जाए तो राफेल लेकर के आ रहा है। तो भारत यदि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा तो क्या इसको बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत है, कोई भी चीज को आयात करने की जरूरत है क्या, नहीं। इसका मतलब है कि भारत अपने आप में आत्मनिर्भर होना चाहता है। जब आत्मनिर्भर होना चाहेगा तो वैश्विक व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा कि कम होगा, कम हो जाएगा। भारत कृषि से संबंधित चीजों पे आत्मनिर्भर होना चाहता है। आज बहुत सारे फल फूल है जो बाहर विदेश से आते हैं, उस पे क्या हो जाएगा, रोक लग जाएगा। कई बार दाल की कमी पड़ती है तो हमको दाल इंपोर्ट करना पड़ता है। सबसे ज्यादा हम खनिज तेल के बाद जैसे कृषि वस्तु में देखा जाए तो आपका खाद्य तेल का इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। भारत अपना कम से कम 60% खाद्य तेल का आपूर्ति करता है। समझ में आ गया, खाद्य तेल को क्या बोलते हैं, पाम ऑयल नहीं, पाम ऑयल तो एक किस्म का वो है, खाद्य तेल के अंतर्गत सबसे ज्यादा पाम ऑयल को इंपोर्ट करता है। अब पाम ऑयल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो खाद्य तेल का भारत जितना इसका खपत है उसका लगभग 57% ये क्या करता है, इंपोर्ट करता है, आयात करता है। याद रखना हमारे यहाँ अपने खाने का तेल का पर्याप्त उत्पादन भी नहीं है। हर व्यक्ति साल भर में 20 लीटर एवरेज कंज्यूम कर लेता है, खा जाता है। समझ में आ गया। तो खाद्य तेल का हम कितना, अभी भी 50% इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यदि कृषि से संबंधित उत्पाद पे हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो क्या हमको मंगाने की जरूरत है ये। लेकिन जब हम आत्मनिर्भर होंगे तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वैश्विक व्यापार बाधा उत्पन्न हो रहा है कि नहीं। और इसके लिए हम घरेलू जो उद्योग है उसको संरक्षण देना चाहेंगे, सब्सिडी देना चाहेंगे, तब तो आत्मनिर्भर होगा ना।
तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो डब्ल्यूटीओ के समक्ष एक संरक्षणवादी नीति भी क्या है, चुनौती के रूप में है, वैश्विक व्यापार में बाधा उत्पन्न कर रहा है। दूसरा, अब देश टैरिफ ज्यादा से ज्यादा लगा रहे हैं। अमेरिका क्या बोल रहा है, अमेरिका इंडिया पे या ब्रिक्स देशों पे क्या लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है। तो टैरिफ जब लगाएगा, डब्ल्यूटीओ जब बना था तो क्या कहा गया था कि टैरिफ और नॉन टैरिफ को क्या करना है, समाप्त करना है। तभी जाके वैश्विक क्या हो पाएगा, व्यापार हो पाएगा। व्यापार क्या हो पाएगा, सुगम हो पाएगा। नींद लग रहा है? हाँ, चेहरा तो क्या, हाँ हाँ, करेगा ना, क्यों नहीं करेगा। डेट ट्रैप में फंसा रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि सहयोग नहीं करेगा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इसीलिए तो बनाया गया कि कोई भी देश यदि संकट में है तो उसको सहयोग किया जा सके। पैसा देने के काबिल नहीं है तो आईएमएफ क्यों देता है उसको पैसा, वो अपने शर्त के आधार पे देता है। किस आधार पे देता है, शर्त। अगर मान के चलो श्रीलंका को पैसा दिया गया तो शर्त के आधार पे दिया गया, पाकिस्तान को पैसा दिया जाता है तो शर्त के आधार पे दिया जाता है। पाकिस्तान श्रीलंका डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं। डेट ट्रैप का मतलब क्या होता है, ऋण जाल। डेट ट्रैप, डेट ट्रैप का मतलब क्या होता है, ऋण जाल। मतलब आपको ऋण के ब्याज चुकाने के लिए भी ऋण लेना पड़े। जैसे कि आपने अपने मित्र से 10,000 रुपये लिया, ठीक है, और आपने उसको कहा कि मैं हर महीने आपको 500 रुपये ब्याज के तौर पे दूंगा जब तक ना चुकाऊं। अब आपका स्थिति ऐसा है कि वो 500 भी चुका नहीं पा रहे हैं। उस 500 को चुकाने के लिए भी आप अपने अन्य मित्र से क्या कर रहे हैं, उधारी ले रहे हैं। तो वो स्थिति क्या कहलाएगा, डेट ट्रैप, ऋण चाल। आप ऋण चाल पे पूरी तरीके से क्या है, फंस चुके हैं। ठीक है, तो देखो, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इसीलिए बनाया गया था कि कोई भी देश आर्थिक संकट से उभर सके। समझ में आ गया। आईएमएफ जानता है कि कंट्री को उभरने में समय लगेगा, लेकिन वो क्या करता है, शर्त रखता है। वो जानता है कि इसके यहाँ डेट ट्रैप में फंसा है तो क्यों फंसा है। डेट ट्रैप में फंसने के पीछे भी कोई नीति हो सकता है, और उससे बाहर आना है तो कुछ तो पॉलिसी बनाना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी देश डेट ट्रैप से वापस नहीं आ सकता या ऋण जाल से वापस नहीं आ सकता। जैसे कि भारत देखा जाए कई बार संकट में जूझा है, लेकिन हर बार उभर करके सामने आया है। जैसे 2014 से पहले फ्रेजाइल 5 करके इकोनॉमी चलता था, फ्रेजाइल 5। 5 ऐसे देश थे विकासशील देश जहाँ के इकोनॉमी बहुत डाउन चलता था, रसिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ये सब फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी है। यहाँ तक कि आपका तुर्की, है ना, तुर्की है जो बोलते हैं अभी। तो ये 5 बड़े इकोनॉमी को बोला जाता था फ्रेजाइल 5। इनके बारे में कहा जाता था कि ये सरवाइव कर पाएगा कि नहीं। लेकिन आज देखो, भारत विश्व का सबसे तेजी से उभरता हुआ क्या है, अर्थव्यवस्था है। समझ में आ गया। तो डेट ट्रैप के समय में आईएमएफ शर्त के साथ क्या देता है, लोन देता है, और उसके पॉलिसी के आधार पे आपको काम करना होगा। अब आईएमएफ शर्त रखेगा तो स्वाभाविक है कि आप बहुत ज्यादा फ्री का चीजें नहीं बांटोगे। आप अपने अर्थव्यवस्था को सुधारने पे बल दोगे। बहुत ज्यादा सरकार सब्सिडी नहीं दे सकती। सरकारें क्या करती हैं, सब्सिडी बहुत ज्यादा देती है जिसके कारण उनको उधार लेना पड़ता है। सरकारें हर चीज को फ्री में बांटती है जिसके लिए उसको उधार लेना पड़ता है। अब भारत सरकार हर चीज को फ्री में देना चालू कर दे, अभी भी बहुत सारी चीज फ्री में है, तो फ्री में देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, या तो टैक्स से आएगा या तो गैर कर से आ जाएगा। और इससे आपूर्ति नहीं होगा तो फिर सरकार क्या करेंगी, उधारी लेंगी। और उधारी लेंगी तो फिर सरकार के ऊपर देनदारी बढ़ते जाएगा ना। अरे आप लोग जितना कमाते हो उससे ज्यादा खर्च करोगे तो क्या करोगे, या तो उधार लोगे या तो अपना संपत्ति को बेचोगे।
10,000 घर से आया, 20,000 खर्चा कर दिए। सबसे पहले हाथ लगता है मोबाइल। मोबाइल गुम गया बोल के बोलना सबसे आसान रहता है। हम लोग के ग्रुप में एक लड़का रहता तो आए दिन नहीं करता था। उसको जैसा पैसा नहीं मिलता चुपचाप मोबाइल को सेल कर देता और घर बोल देता था कि मोबाइल कहीं गिर गया, पता नहीं चल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है। अब बाहर जैसे बच्चे रहते हैं तो बहुत ज्यादा घर वाले फिर सोचते नहीं है, अरे गिर गया हो गया कुछ दिक्कत नहीं है, तुरंत पैसा आ जाता था। ठीक है। तुम लोग भी करते हो ऐसे? रियल का हुआ था। ठीक, रियल का है तब तो ठीक है। तो देखो, डब्ल्यूटीओ के समक्ष चुनौती क्या है, तो आज संरक्षणवादी नीति एक तो चल रहा है, हर देश अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने में लगे हुए हैं। ठीक है। और आत्मनिर्भर तभी बन पाएंगे जब अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण देंगे। आज जैसे कि देखा जाए तो अमेरिका क्या करता है, अपने यहाँ के जो ऑयल है, क्रूड ऑयल, उसको निकाल नहीं रहा है, अन्य देशों के ऑयल को क्या कर रहा है, इंपोर्ट करके यूज कर रहा है, अपने वाले को चुपचाप रखा है। तो ये संरक्षणवादी नीति है कि नहीं? अपने चीजों को बचा के रखना और वैश्विक स्तर पे जो है उसको यूज कर लेना। तो तेल है, गैस है, ये सब अपना रिजर्व करके रखा हुआ है, कहीं से कोई इधर उधर नहीं होने दे रहा है। जहां जहां पे गैस और तेल निकल रहा है सबको अपने यहाँ मंगाते जा रहे हैं। समझ में आ गया? तो उसके पास पहले से सुरक्षित है। और सबसे ज्यादा ऑयल और गैस अगर रिजर्व के मामले में देखा जाए तो पहले नंबर में तो ऐसे रसिया है गैस के मामले में। वेनेजुएला पे अटैक किया, विश्व का सबसे अधिक जहां पे तेल रिजर्व है, कहाँ है? वेनेजुएला। अमेरिकन अटैक किया था ना, वहां के राष्ट्रपति को उठा के ले गया था। तो उस पे वो क्या कर रहा है, कंट्रोल करना चाहता है। जैसे कि ईरान है, ईरान पे भी कंट्रोल करना चाह रहा था, लेकिन इस बार अमेरिका का दिमाग खराब हुआ है। ठीक है। जितना नहीं चाहता था उससे ज्यादा इस बार वो उसको नुकसान हो गया। ठीक है। तो कई बार हमारा पॉलिसी हम ही को ही क्या कर देता है, नुकसान दे देता है, क्योंकि हम जैसे चाहते हैं वैसा नहीं होता है। अब जैसे कि अमेरिका टैरिफ लगा रहे हैं तो घरेलू उद्योग को संरक्षण दे रहे हैं कि नहीं? दे रहा है। अन्य देशों से जो भी चीज आयात हो रहा है उसको एक्स्ट्रा टैक्स लगा दे रहा है, तो उससे महंगा होगा तो उनके वस्तु कम बिकेंगे। समझ में आ गया? तो डब्ल्यूटीओ के समक्ष बहुत सारी चुनौती हैं जिसको ध्यान में रखना है। कल क्वेश्चन लिखे थे कि नहीं? तुम लोग इन लोग से मांग के देख के लिख लेना, ठीक है? या क्वेश्चन लिख लो, क्या क्या डब्ल्यूटीओ से संबंधित क्वेश्चन लिखना है। तो बेसिक कवर कर लेना। देखो, कोई भी टॉपिक को कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले देखो कि डब्ल्यूटीओ है क्या, उसका इतिहास क्या रहा है, उसके उद्देश्य क्या है, कार्य क्या, उसके समक्ष चुनौती क्या है।